वहीं बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को काम संभाले 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई ठोस ऐलान नहीं हुआ। इस बीच अंतरिम सरकार के मुखिया ने अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा देने की बात कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन से लेकर हिंदुओं के प्रदर्शन तक बांग्लादेश की सड़कें बता रही हैं कि हालात काबू में है, लेकिन शांत नहीं है। बांग्लादेश में गुस्सा थमा नहीं, बांग्लादेश में आक्रोश रुका नहीं। पहले पीएम को बेदखल किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे प्रदर्शनकारी, चीफ जस्टिस ने छोड़ी कुर्सी, अब सेना के काफिले पर हमला। चुनौतियों से घिरे हैं सरकार के प्रमुख यूनुस। ये ढाका की सुप्रीम कोर्ट के परिसर की कुछ घंटे पहले की तस्वीरें हैं। प्रदर्शनकारी अपने अल्टीमेटम के मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट में जा थमके, जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। दबाव में चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन को पद छोड़ना पड़ा। 5 और जजों ने भी इस्तीफा दे दिया। खबर ये थी कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली है। इसके बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए। सैकड़ों प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए। गुस्सा आरक्षण को लेकर आए शीर्ष अदालत के फैसले पर है। এজেন্ট হয়ে তারা এখনো কাজ করছে, অর্থাৎ এই দেশের জনগণের আপামর জনগণের বিরুদ্ধে কিন্তু এখনো তারা কাজ করছে। তারা কিন্তু মূলত এই বিচার বিভাগকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এখন এই জনতা যেহেতু রাষ্ট্রকে স্বাধীন করেছে, এখন তারা এই বিচার বিভাগকে দেশের জনতার বিচার বিভাগে পরিণত করার জন্য এখানে যারা বিচারকরা আছে তাদের বিরুদ্ধে তারা এখানে আন্দোলন সংগ্রামে এসেছে। चुनी हुई सरकार के बाद अब न्यायाधीशों के खिलाफ यह गुस्सा बता रहा है कि भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बगावत के बाद आज 7वें दिन भी सब कुछ ठीक नहीं है। अभी तक छात्रों से लेकर वहां की आवाम सड़कों पर है। पुलिस मोर्चा छोड़ चुकी है और सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। सड़कों पर आवाजाही कम है और जगह जगह बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हैं। सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। इस बीच खबर है कि बांग्लादेश के गोपालगंज में सेना के काफिले पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें 5 जवान घायल हो गए। जाहिर तौर पर नई सरकार के नेता यूनुस के लिए बड़ी चुनौती है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। यूनुस ने बयान जारी करके कहा, अल्पसंख्यकों पर हमले घृणित हैं। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों की सुरक्षा करें। आपने देश बचाया है, क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? देश को आगे बढ़ाने की कोशिशों को बर्बाद मत होने दीजिए। उधर डरे अल्पसंख्यक लगातार भारत की तरफ आना चाहते हैं। भारत की सरहदों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। साफ है कि बांग्लादेश के हालात अब भी सामान्य नहीं है। देखना यह होगा कि कब तक हालात काबू में आते हैं। जलपाईगुड़ी से अनुपम के साथ ढाका से आशुतोष मिश्रा, आज तक। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर है, जिनकी आबादी करीब 8% है। ढाका और चटगांव के बाद ये प्रदर्शन अमेरिका और ब्रिटेन तक पहुंच चुका है। भारत में भी बड़े नेता इस पर बयान देकर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं। 91% मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में हिंदुओं ने कभी अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया जितना आज कर रहे हैं। शेख हसीना की सरकार को बेदखली के बाद से लगातार हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक निशाने पर हैं। 52 जिलों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है और ये गुस्सा उसी को लेकर है। पहले ढाका की तस्वीरें देखिए, जहां हिंदू लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हर रोज हिंदू सड़कों पर उतर रहे हैं। ढाका के बाद अब चटगांव तक प्रदर्शन की आग पहुंच चुकी है। हिंदुओं ने भारी संख्या में जुलूस निकाला। हजारों की संख्या में हिंदू चटगांव में जमा हुए और हमले के खिलाफ सुरक्षा की मांग की। हिंदुओं पर हमले को लेकर गुस्सा बांग्लादेश से निकलकर दुनिया तक पहुंच रहा है। लंदन में भी अलग अलग इलाकों में रहने वाले हिंदू जमा हुए और प्रदर्शन किया। और ये फिनलैंड की तस्वीरें हैं, जहां प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शनों की आंच अमेरिका तक पहुंच गई। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर आवाज बुलंद की गई। ये गुस्सा हमले को देखते हुए जायज लगता है। 52 जिलों में हमले की घटनाएं हुई हैं। 250 से ज्यादा हमले हुए हैं। कई मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है। इस्कॉन मंदिर पर भी हमला हुआ था। यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि डर तो है। Actually, last few days back, this all Hindus communities afraid. They are thinking anytime can attack, anytime can happen something. बांग्लादेश में पुलिस व्यवस्था बहाल नहीं हुई। हमने वहीं के छात्रों से पूछा कि क्या हिंदू सुरक्षित है। हिंदू भाई हैं जिनके साथ आप इतने सालों तक यहाँ रहते हैं, क्या वो आज की तारीख में बांग्लादेश में सेफ हैं, सुरक्षित हैं? अब तक हम 100% श्योर नहीं कि वो 100% सेफ है, क्योंकि अभी तक पुलिस सचल नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग अभी तक 100% श्योर नहीं कि वो लोग सेफ है। जब पुलिस रोड पर निकल जाएगा तब हम लोग 100% श्योर होंगे कि वो लोग सेफ है। हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत में भी सवाल उठ रहे हैं और सरकार से दखल देने की मांग उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब आपको बांग्लादेश से सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। 1971 की जंग और बांग्लादेश मुक्ति दिवस की कुछ तस्वीरें और म्यूरल लगे हैं। तोड़फोड़ हुई लेकिन इनको नुकसान नहीं पहुंचाया गया। बांग्लादेश के इतिहास में भी दरअसल एक ऐसा नक्शा है जिसमें दुनिया में एक भूगोल बदला था, और वो था 1971 में, जब ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान के कब्जे को खत्म करके बांग्लादेश का उदय हुआ था। और आवामी लीग दफ्तर में जब मैं आया हूं, जहां तोड़फोड़ की तस्वीरें मुझे दिखाई दे रही हैं, यहां एक और तस्वीर भी दिखाई देती है जो ध्यान आकर्षित करती है, और वो है कि कैसे मुक्ति वाहिनी जो संघर्ष कर रही थी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर हैं, वो लड़ रहे थे। आप यदि पीछे देख पा रहे हैं, मुक्ति वाहिनी, ये इनकी रेप्लिका, क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी में इनका सबसे अहम योगदान है। लेकिन इसी तस्वीर के ठीक ऊपर आवामी लीग की जो इमारत है, जो हेडक्वार्टर है, इस पर मैं आगे जाता हूं तो मुझे एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जहां चारों ओर इस समय आपको आगजनी और हिंसा दिखाई दे पड़। उसमें आपको एक तस्वीर ऐसी दिखाई देगी जहां पर आपको बांग्लादेश का इतिहास दिखाई पड़ता, और वो है 1971 की ये तस्वीर, 16 दिसंबर, जब आपको जनरल आमिर नियाजी ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने सरेंडर कर दिया था, और उसी के बाद वो एक तारीख थी इतिहास में दुनिया के, जब बांग्लादेश का उदय हुआ। और इसीलिए शेख हसीना की जो पार्टी आवामी लीग, उसके हेडक्वार्टर में आपको आज भी ये तस्वीर दिखाई पड़ती है। पूरी इमारत में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, लेकिन इसके बीच बांग्लादेश का जो इतिहास है उसका एक गौरवशाली इतिहास है, और साथ ही उस इतिहास में काला अध्याय ईस्ट पाकिस्तान के तहत उस समय होने वाले यहाँ के लोगों पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना, वहाँ की सरकार के अत्याचार का। तो आज भी मुक्ति वाहिनी की तस्वीरें दिखाई देंगी जिन्होंने बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी। तो उसके ठीक ऊपर बांग्लादेश के उदय की वो तस्वीर भी दिखाई पड़ती है जब पाकिस्तान सरेंडर करने पर मजबूर हो गया था। लेकिन उस नए बांग्लादेश के बाद आज क्या हुआ है वो पूरी दुनिया देख रही है। शेख हसीना भारत आ गई हैं, लेकिन पीछे ढाका में उनकी पार्टी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई। ढाका में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, और 5 अगस्त के बाद जब शेख हसीना की सरकार गई, वो देश छोड़कर गई, तो उसके बाद आखिर ढाका में क्या कुछ हुआ, ये दिखाने के लिए मैं आपको लेकर के आया हूं उनकी पार्टी और उस समय सत्ताधारी दल रहे आवामी लीग के दफ्तर में। मेरे ठीक पीछे आप जो देख पा रहे हैं, ये आवामी लीग का दफ्तर है, और 5 अगस्त को ही शाम को यहाँ पर तमाम जो प्रदर्शनकारी थे, अलग अलग राजनीतिक दलों के समर्थक थे और जमात के लोग थे, उन सब लोगों ने सबसे पहले हिंसा में आवामी लीग पार्टी जो है उसके दफ्तर पर हमला किया, और दफ्तर को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। आप अगर देखेंगे, इमारत तो जस की तस है, लेकिन हिंसा के जो निशान है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। और जैसे प्रदर्शनकारी यहाँ पर घुसे, देखिए हर चीज को तहस नहस की, आपको शीशे तोड़े, उसके निशान आपको यहाँ दिखाई देंगे, और आगजनी पूरी इमारत को आग के हवाले कर दिया। आज तक ग्राउंड जीरो पर है, और हम इस समय आवामी लीग के उस दफ्तर में हैं,
जहां प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की, आगजनी की। आवामी लीग के तमाम जो नेता हैं वो या तो फरार हैं या फिर उनके साथ हिंसा हुई है, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। और अब आप जो देख पा रहे हैं ये आवामी लीग का हेडक्वार्टर है, बंगबंधु एवेन्यू, जो कि वीआईपी इलाका माना जाता है ढाका में। उस जगह की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि पूरे इलाके को आग के हवाले कर दिया गया था। यहाँ आगजनी हुई थी, बहुत सारे लोग जो थे उनके साथ हिंसा हुई थी। हालांकि जैसे ही ये जानकारी मिली कि शेख हसीना जो है देश छोड़कर जा रही हैं, आवामी लीग के बड़े नेता, उस समय सरकार के जो मंत्री थे, वो सब घर छोड़ करके, दफ्तर छोड़ करके, अपनी जगह छोड़ करके अंडरग्राउंड हो गए और प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए, जिसने जहां जगह समझी वहां पनाह ले ली। आप देख रहे हैं आवामी पार्टी लीग का जो दफ्तर है कैसे आग के हवाले कर दिया गया था। और ये तस्वीर बयां करती है कि आखिर 5 तारीख को कैसे जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने हिंसा की, आगजनी की। और आप सोचिए कि ये स्थिति यहाँ पर है तो सुदूर इलाकों में, जिसको लगभग नकारने की कोशिश हो रही है कि कैसे अल्पसंख्यकों को ऊपर निशाना बनाया गया। हम लगातार ये दिखा रहे हैं कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, संभवतः उसके बारे में दुनिया को जानकारी नहीं मिली। और इतना ही नहीं, जो राजनीतिक विरोधी थे प्रदर्शनकारियों में, विपक्ष के लोग थे, वो उन सब ने मिल करके उस समय सत्ता दल के चाहे नेता हों, उसके समर्थक, उसके कार्यकर्ता हों, उनको निशाना बनाया।